डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म पुरानी बस्ती जयपुर में हुआ। गुलेरी जी बहुभाषाविद थे। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज, अवधी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, बांग्ला के साथ अंग्रेजी, लैटिन तथा फ्रेंच आदि भाषाओं में भी उनकी अच्छी गति थी। वे संस्कृत के पंडित थे। प्राचीन इतिहास और पुरातत्व उनका प्रिय विषय था। उनकी गहरी रुचि भाषा विज्ञान में थी। गुलेरी जी की सृजनशीलता के 4 मुख्य पड़ाव हैं: समालोचक 1903-6 ईस्वी, मर्यादा 1911-12, प्रतिभा 1918-20 और नागरी प्रचारिणी पत्रिका 1920-22। इन पत्रिकाओं में गुलेरी जी का रचनाकार व्यक्तित्व बहुविध उभर कर सामने आया। उन्होंने उत्कृष्ट निबंधों के अतिरिक्त 3 कहानियां सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था भी हिंदी जगत को दी। सिर्फ उसने कहा था कहानी तो गुलेरी जी का पर्याय ही बन चुकी है। पैरा गुलेरी जी की विद्वता का ही प्रमाण और प्रभाव था कि उन्होंने 1904 से 1922 तक अनेक महत्वपूर्ण संस्थानों में अध्यापन कार्य किया। इतिहास दिवाकर की उपाधि से सम्मानित हुए और पंडित मदन मोहन मालवीय के आग्रह पर 11 फरवरी 1922 ईस्वी को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विभाग के प्राचार्य बने। सुमिरिनी के मन के नाम से 3 लघु निबंध बालक बच गया, घड़ी के पुर्जे और ढेले चुन लो पाठ्यपुस्तक में दिए गए हैं। बालक बच गया निबंध का मूल प्रतिपाद्य है शिक्षा ग्रहण की सही उम्र। लेखक मानता है कि हमें व्यक्ति के मानस के विकास के लिए शिक्षा को प्रस्तुत करना चाहिए, शिक्षा के लिए मनुष्य को नहीं। हमारा लक्ष्य है मनुष्य और मनुष्यता को बचाए रखना। मनुष्य बचा रहेगा तो वह समय आने पर शिक्षित किया जा सकेगा। लेखक ने अपने समय की शिक्षा प्रणाली और शिक्षकों की मानसिकता को प्रकट करने के लिए अपने जीवन के अनुभव को हमारे सामने अत्यंत व्यावहारिक रूप में रखा है। लेखक ने इस उदाहरण से यह बताने की कोशिश की है कि शिक्षा हमें बच्चे पर लादनी नहीं चाहिए, बल्कि उसके मानस में शिक्षा की रुचि पैदा करने वाले बीज डाले जाएं। सहज पके सो मीठा होए। घड़ी के पुर्जे में लेखक ने धर्म के रहस्यों को जानने पर धर्म उपदेशकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को घड़ी के दृष्टांत द्वारा बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। ढेले चुन लो में लोक विश्वासों में निहित अंधविश्वासी मान्यताओं पर चोट की गई है। तीनों निबंध समाज की मूल समस्याओं पर विचार करने वाले हैं। इनकी भाषा शैली सरल बोलचाल की होते हुए भी गंभीर ढंग से विषय प्रवर्तन करने वाली है। सुमिरिनी के मन के एक पाठशाला का वार्षिकोत्सव था। मैं भी वहां बुलाया गया था। वहां के प्रधान अध्यापक का एकमात्र पुत्र, जिसकी अवस्था 8 वर्ष की थी, बड़े लाड़ से नुमाइश में मिस्टर हादी के कोल्हू की तरह दिखाया जा रहा था। उसका मुंह पीला था, आंखें सफेद थीं, दृष्टि भूमि से उठती नहीं थी। प्रश्न पूछे जा रहे थे, उनका वह उत्तर दे रहा था। धर्म के 10 लक्षण वह सुन गया, 9 रसों के उदाहरण दे गया। पानी के 4 डिग्री के नीचे शीतता में फैल जाने के कारण और उससे मछलियों की प्राण रक्षा को समझा गया। चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान दे गया।
अभाव को पदार्थ मानने न मानने का शास्त्रार्थ कह गया और इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी की स्त्रियों के नाम और पेशवाओं का कुर्सीनामा सुना गया। यह पूछा गया कि तू क्या करेगा। बालक ने सीखा सिखाया उत्तर दिया कि मैं यावत जन्म लोक सेवा करूंगा। सब सभा वाह वाह करती सुन रही थी। पिता का हृदय उल्लास से भर रहा था। एक वृद्ध महाशय ने उसके सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया और कहा कि जो तू इनाम मांगे वही दे। बालक कुछ सोचने लगा। पिता और अध्यापक इस चिंता में लगे कि देखें यह पढ़ाई का पुतला कौन सी पुस्तक मांगता है। बालक के मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था। हृदय में कृत्रिम और स्वाभाविक भावों की लड़ाई की झलक आंखों में दिख रही थी। कुछ खास कर गला साफ कर नकली पर्दे के हट जाने पर स्वयं विस्मित होकर बालक ने धीरे से कहा, लड्डू। पिता और अध्यापक निराश हो गए। इतने समय तक मेरा श्वास घुट रहा था। अब मैंने सुख से सांस भरी। उन सब ने बालक की प्रवृत्तियों का गला घोंटने में कुछ उठा नहीं रखा था, पर बालक बच गया। उसके बचने की आशा है क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था। मरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं। घड़ी के पुर्जे धर्म के रहस्य जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य न करे। जो कहा जाए वही कान ढलकाकर सुन ले। इस सत्ययुगी मत के समर्थन में घड़ी का दृष्टांत बहुत तालियां पिटवाकर दिया जाता है। घड़ी समय बतलाती है। किसी घड़ी देखना जानने वाले से समय पूछ लो और काम चला लो। यदि अधिक करो तो घड़ी देखना स्वयं सीख लो, किंतु तुम चाहते हो कि घड़ी का पीछा खोल कर देखें, पुर्जे गिन लें, उन्हें खोलकर फिर जमा दें, साफ करके फिर लगा लें, यह तुमसे नहीं होगा। तुम उसके अधिकारी नहीं। यह तो वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का ही काम है कि घड़ी के पुर्जे जाने। तुम्हें इससे क्या क्या इस उपमा से जिज्ञासा बंद हो जाती है। इसी दृष्टांत को बढ़ाया जाए तो जो उपदेशक जी कह रहे हैं उसके विरुद्ध कई बातें निकल आवे। घड़ी देखना तो सिखा दो, उसमें तो जन्म और कर्म की पख न लगाओ। फिर दूसरे से पूछने का टंटा क्यों। गिनती हम जानते हैं, अंक पहचानते हैं, सुइयों की चाल भी देख सकते हैं। फिर आंखें भी हैं तो हमें ही न देखने दो। पड़ोस की घड़ियों में दोपहर के 12 बजे हैं। आपकी घड़ी में आधी रात है। जरा खोलकर देख न लेने दीजिए कि कौन सा पेच बिगड़ रहा है। यदि पुर्जे ठीक हैं और आधी रात ही है तो हम फिर से सो जाएंगे। दूसरी घड़ियों को गलत न मान लेंगे, पर जरा देख तो लेने दीजिए। पुर्जे खोलकर फिर ठीक करना उतना कठिन काम नहीं है। लोग सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं। अनाड़ी के हाथ में चाहे घड़ी मत दो, पर जो घड़ी साजी का इम्तिहान पास कर आया है उसे तो देखने दो। साथ ही यह भी समझा दो कि आपको स्वयं घड़ी देखना, साफ करना और सुधारना आता है कि नहीं। हमें तो धोखा होता है कि परदादा की घड़ी जेब में डाले फिरते हो, वह बंद हो गई है। तुम्हें न चाबी देना आता है न पुर्जे सुधारना, तो भी दूसरों को हाथ नहीं लगाने देते इत्यादि। ढेले चुन लो। शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया अपने वर्ग को बड़ी
सुंदर रीति से चुनती है। बबुआ हरिश्चंद्र के दुर्लभ बंधु में पुरुष स्त्री के सामने 3 पेटियां हैं, एक सोने की, दूसरी चांदी की, तीसरी लोहे की। तीनों में से एक में उसकी प्रतिमूर्ति है। स्वयंवर के लिए जो आता है उसे कहा जाता है कि इनमें से एक को चुन ले। अकड़बाज सोने को चुनता है और उल्टे पैरों लौटता है। लोभी को चांदी की पिटारी अंगूठा दिखाती है। सच्चा प्रेमी लोहे को छूता है और गुड़ दौड़ का पहला इनाम पाता है। ठीक ऐसी ही लॉटरी वैदिक काल में हिंदुओं में चलती थी। इसमें नर पूछता था, नारी को बूझना पड़ता था। स्नातक विद्या पढ़कर, नहा धोकर, माला पहनकर, सेज पर जोग होकर किसी बेटी के बाप के यहाँ पहुँच जाता। वह उसे गौ भेंट करता। पीछे वह कन्या के सामने कुछ मट्टी के ढेले रख देता। उसे कहता कि इसमें से एक उठा ले, कहीं 7, कहीं कम, कहीं ज़्यादा। नर जानता था कि ये ढेले कहाँ कहाँ से लाया हूँ और किस किस जगह की मट्टी इनमें है। कन्या जानती न थी। यही तो लॉटरी की बूझोवल ठहरी। वेदी की मट्टी, गौशाला की मट्टी, खेत की मट्टी, चौराहे की मट्टी, मसान की धूल, कई चीजें होती थी। बूझो मेरी मुट्ठी में क्या है, चित्त या पट्ट। यदि वेदी का ढेला उठा ले तो संतान वैदिक पंडित होगा। गोबर चूना तो पशुओं का धनी होगा। खेत की मट्टी छू ली तो जमींदार पुत्र होगा। मसान की मट्टी को हाथ लगाना बड़ा अशुभ था। यदि वह नारी ब्याही जाए तो घर मसान हो जाए, जन्म भर जलाती रहेगी। यदि एक नर के सामने मसान की मट्टी छू ली तो उसका यह अर्थ नहीं है कि उस कन्या का कभी ब्याह न हो। किसी दूसरे नर के सामने वह वेदी का ढेला उठा ले और ब्याही जाए। बहुत से ग्रीष्मसूत्रों में इस ढेलों की लॉटरी का उल्लेख है। आश्वलायन, गोभिल, भारद्वाज सभी में है। जैसे राजपूतों की लड़कियां पिछले समय में रूप देखकर, जस सुनकर स्वयंवर करती थी, वैसे वैदिक काल के हिंदू ढेले छुआकर स्वयं पत्नी वरण करते थे। आप कह सकते हैं कि जन्म भर के साथी की चुनावट मट्टी के ढेलों पर छोड़ना कैसी बुद्धिमानी है। अपनी आंखों से जगह देखकर अपने हाथ से चुने हुए मट्टी के डगलों पर भरोसा करना क्यों बुरा है। और लाखों करोड़ों कोस दूर बैठे बड़े बड़े मट्टी और आग के ढेलों मंगल और शनिश्चर और बृहस्पति की कल्पित चाल के कल्पित हिसाब का भरोसा करना क्यों अच्छा है। यह मैं क्या कह सकता हूँ। बकौल वात्स्यायन के आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, आज का पैसा अच्छा है कल के मोहर से। आंखों देखा ढेला अच्छा ही होना चाहिए। लाखों कोस की तेज पिंड से बकौल कबीर के पत्थर पूजे हरी मिले तो तू पूज पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। संपूर्ण विराम।